हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दी सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स के 2019-20 के पेपर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स का ही 2020-21 का पेपर और उसके 2 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम 2019-20 का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सर्वेइंग एंड लिस्ट इट्स प्रिंसिपल्स, कि सर्वेइंग को डिफाइन करिए और सर्वेइंग किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है उसको लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका डिफिनेशन सर्वेइंग का। सर्वेइंग का डिफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स above or below the surface of the earth with respect to each other by means of direct or indirect measurements of distance, direction and elevation। यानी जो हमारा सर्वेइंग है वो किसी भी पॉइंट को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि दो आपसी पॉइंट को एक रिलेटिव पोजीशन उसका तय करता है, और वो बताता है कि इस पॉइंट से इसकी कितनी दूरी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, और उसके एलिवेशन को बताता है कि ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो ज़मीन के ऊपर यानी सतह पर या फिर ज़मीन के नीचे, जैसे अगर खानों की जो होती है, कोयले की खदानें होती हैं वगैरह वगैरह, वो पॉइंट के नीचे वो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ में आ जाएंगी। और एबो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हम सर्वेइंग वगैरह जनरली सर्वेइंग करते हैं उनको बोलते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इनको पॉइंट्स को मतलब एक दूसरे के रिलेशन में बताना, उनके दूरियों को बताना, उनके डायरेक्शन को बताना और उसके एलिवेशन को बताना ही सर्वेइंग कहलाता है। सर्वेइंग हमारा 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसके बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की तरफ जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हमको किसी देश का सर्वे करना है, मान लीजिए हमको इंडिया का सर्वे करना है, तो हमको एक देश का सर्वे करना है बेसिकली, तो हम लिखेंगे मान लीजिए हमको कंट्री का सर्वे करना है, तो सबसे पहले हम कंट्री को ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद हम उसके स्टेट्स पे जाएंगे, उसके बाद तब हम उसके डिस्ट्रिक्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद तब हम उसके आप समझ लीजिए कि विधानसभा क्षेत्र हैं, जो उसके तहसील हैं और जो उसके संसदीय क्षेत्र हैं वगैरह वगैरह, मतलब इस पे आप समझ लीजिए, जैसे इसको लिख सकते हैं टाउन्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे जाएंगे, यानी कि होल टू पार्ट। सबसे पहले पूरे कंट्री को देखेंगे, उसके बाद उसके पार्ट में डिवाइड करते हुए चले जाएंगे और ऐसे सर्वे करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि गलतियां सर्वे में बहुत कम होती हैं, यानी जो भी गलतियां होने के चांसेस हमारे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हम इसके उल्टा अगर हम पार्ट टू होल करें तो क्या होगा कि हम ऐसे छोटे से शुरू करेंगे और छोटी छोटी गलतियां बाद में आके पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलतियां होंगी, यानी छोटी गलतियां मिलकर हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाएंगी। इसीलिए हम सर्वे का जो हमारा सबसे प्रिंसिपल पहला वाला है वो है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लोकेट अ पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, यानी कि कोई भी हमको पॉइंट लोकेट करना है तो उसको कम से कम 2 मापों द्वारा, मान लीजिए पॉइंट ए है तो इसको लोकेट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट से इसकी दूरी या फिर एंगल इसको मेजर करेंगे कि ये सपोज ये पॉइंट बी से कितनी दूरी पर है, पॉइंट सी से कितनी दूरी पर है, या फिर पॉइंट बी से कितने एंगल पर है वगैरह। किसी भी 2 मेजरमेंट की हमको ज़रूरत होगी किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ये हमारे सर्वे के 2 प्रिंसिपल्स हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट अ पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन WCB एंड QB सिस्टम ऑफ बियरिंग्स, यानी कि हमको होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमको डिफरेंशिएट करना है। क्वाड्रेंटल बियरिंग को ही हम रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे होल सर्कल बियरिंग। इन दिस सिस्टम द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट अप टू द लाइन, यानी कि नॉर्थ पॉइंट से लेके, यानी जिस मैग्नेटिक मेरिडियंस के जो नॉर्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक बियरिंग जहाँ से नापी जाती है, जहाँ से एंगल नापा जाता है, वहाँ से लेकर उस लाइन से लेकर और फिर उसी लाइन तक, यानी 0 to 360 डिग्री
के बीच की वैल्यू जो उसकी लाई करती है, उस तरह जो हम नापते हैं उसको बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। और अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ या साउथ से देखा जाएगा क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट और वेस्ट की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंटल बियरिंग। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करती है, और जो होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू होती है वो 0 से 360 डिग्री के बीच लाई करती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कुछ ऐसे कंपास है, और ये हमारी कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन है, और ये हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक है, या हमारा साउथ। अगर हम नॉर्थ से यहाँ से लेकर क्लॉकवाइज हम ऐसे बढ़े आगे, और 0 से लेकर 90 180 डिग्री और 270 क्रॉस करते हुए हम फिर चले आते हैं डायरेक्ट 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री टू 360 डिग्री हम मेज़र करते हैं। 0 से 360 डिग्री तक हम इससे एंगल मेज़र करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम WCB यानी होल सर्कल बियरिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही हम ऐसे मेज़र करते हैं, मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, सॉरी ये कुछ ऐसे साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। इसमें हम बस 90 डिग्री के एंगल पे मतलब मेज़र करेंगे, 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री। इसको बोलेंगे हम रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग, RB और QB, इसको दोनों बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि इसमें डिनोट करना है इधर, तो हम इसको ऐसे नॉर्थ ईस्ट इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम इस वाले को साउथ ईस्ट, इसको लिखेंगे साउथ वेस्ट, और इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसके बीच का हमको एंगल निकालना है, ऐसे ये हमारा है ये 30 डिग्री, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये नॉर्थ से कितना डिग्री ईस्ट है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टोटल को पहले कुछ मिटा लेने दीजिए इसमें से, इस टोटल को हम लिख सकते हैं नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे इसको ईस्ट और वेस्ट के रूप में दिखाया जाता है। अगर इस बीच में मान लीजिए कुछ है तो इसको साउथ और वेस्ट के बीच में लिखेंगे। मान लीजिए ये आपका जो है 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे S से 30 डिग्री ये वेस्ट एंगल है, यानी साउथ से 30 डिग्री वेस्ट में ये एंगल है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल WCB ऑफ अ लाइन OA इज इक्वल टू 270 डिग्री, यानी कि मान लीजिए अगर कोई लाइन हम बनाई गई है OA, वो लाइन जो हमारी है वो है 210 डिग्री की, और 210 डिग्री की लाइन को अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी जैसे कि इसमें हमने अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग या मतलब RB या QB हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि अगर नॉर्थ से सीधा यहाँ तक, सपोज यहाँ कहीं आएगा, इसको हम ऐसे क्लैरिफाई करें ऐसे, तो यहाँ तक कुछ बन के ये हमारा आएगा 210 डिग्री, कुछ यहाँ तक आएगा। इसको हम अगर लिखना चाहें रिड्यूस्ड बियरिंग के रूप में तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो साउथ से यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हम अगर जोड़ेंगे तो 210 माइनस 180 बराबर 30, तो इसको बोलेंगे S 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि साउथ से 30 डिग्री हमारा ये वेस्ट पे है। इसको रिड्यूस्ड बेयरिंग के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो ये था हमारा WCB और QB में अंतर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन फॉर विच मैग्नेटिक बियरिंग इज 46 डिग्री 34 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन अगर मान लीजिए पहले से ही इतना दिया हुआ है और डिक्लिनेशन पहले से ही 5 डिग्री 30 मिनट्स
ईस्ट में पहले ही वो डिक्लाइन है। यानी कि अगर हम ईस्ट की तरफ डिक्लाइन होते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि उसमें ऐड करेंगे, और जब हम वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन होता है हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन का, तो एंगल में से उसको माइनस करते हैं। यानी जो हमारा ट्रू बियरिंग होता है वो होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर हमारा डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 2020-21 के पेपर में भी आया था, और हमने उसको वहां पर भी सॉल्व किया था। तो हमारा आंसर होगा 52 डिग्री 12 मिनट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिग्री ऑफ कर्व। यानी डिग्री ऑफ कर्व जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं। तो डिग्री ऑफ कर्व इज अ मेजर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर आर्क यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर इट्स इजी यूज इन लेआउट सर्वेइंग। यानी कि जो हमारा सर्कुलर आर्क का कोई भी कर्वेचर है, अगर हमारा कुछ समझ लीजिए ऐसे आर्क है, और इस आर्क का हम कर्वेचर देखें, यानी कि कर्वेचर बेसिकली हम बोलेंगे उसके एंगल को, यानी कि जो ये हमारा एंगल होगा उसी को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व। और इसी को जो हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें कुछ इस भाषा में लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई अ स्टैंडर्ड चेन ऑफ 30 मीटर लेंथ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कर्व। यानी कि जो हम 30 मीटर की चैन से कोई भी एंगल मेजर करेंगे कि एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में जो एंगल होगा इसके सेंटर से, अगर ये इसको हम सेंटर ओ मानते हैं तो इस सेंटर से हम जो एंगल मेजर करेंगे उसी एंगल को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ कर्व। तो बेसिकली बात वही है, बस डिफिनेशन दो तरह का है। तो समझने की बात यही है कि डिग्री ऑफ कर्व वाकई में होता क्या है। तो अगर हम बेसिकली ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बेसिकली सर्वेइंग में इसका यूज़ होता है। इस डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, सिंपल कर्व, सर्कुलर कर्व, जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, फिर आपका कंबाइंड कर्व होता है, वर्टिकल कर्व वगैरह होता है। तो उसका जो रोड्स वगैरह में के डिज़ाइन में और कई जगह इसका यूज़ किया जाता है कर्व का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्मेनाक एंड इम्फेरिस डेटा। एल्मेनाक और इम्फेरिस डेटा में आप अंतर बताइए। तो एल्मेनाक डेटा क्या होता है, इट कंटेन्स ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन एंड स्टेटस ऑफ विजिबल सैटेलाइट्स। यानी जो एल्मेनाक डेटा होता है ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्बिट के इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी जिसमें कोई भी ग्रह उपग्रह, चाहे वो प्राकृतिक उपग्रह हो या फिर मेन मेड यानी कि मनुष्य द्वारा जो भेजा गया उपग्रह हो, उसके ऑर्बिट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। और उसके जो जितने भी सैटेलाइट्स हमारे विजिबल होते हैं यानी दिखाई देते हैं, उनके स्टेटस को ये बताता है। और इम्फेरिस डेटा क्या होता है, इम्फेरिस डेटा इट कंटेन्स द प्रिसाइज ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन। यानी जो इन्फेरिस डेटा क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट हमारी भेजी गई है वो अपने खुद के ऑर्बिट के इंफॉर्मेशन में, यानी ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन मतलब अपने खुद के ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है, क्या पोजीशन वगैरह उसकी है, तो उसके बारे में प्रिसाइज यानी कि सटीक जानकारी देता है सिर्फ अपने ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को के बारे में। एल्मेनाक डाटा क्या आता है, आर नॉट वेरी प्रिसाइज। ये जो होते हैं ये प्रिसाइज नहीं होते, यानी ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होते। एंड आर कंसिडर्ड वैलिड अप टू सेवरल आवर्स। और जो इनका जो डेटा होता है जो इनसे प्राप्त होता है वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए वैलिड होते हैं, कुछ ही घंटों के लिए वैलिड होंगे। यानी उनका जो क्या बोलते हैं, उनके डाटा जो कलेक्शन का वैधता समझ लिए रहेगा उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मानेंगे, बस कुछ ही घंटों में वो बदलते रहेंगे। तो इसीलिए उनका डाटा बहुत ही प्रिसाइज नहीं होता और कुछ ही घंटों के लिए मान्यता उसको मिलती है। जो इम्फेरिस डाटा होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। और एल्मेनाक डाटा इज पीरियडिकली अपडेटेड विद द न्यू इन्फॉर्मेशन एज सैटेलाइट्स मूव अराउंड। यानी कि जैसे जैसे सैटेलाइट घूमते रहते हैं एल्मेनाक डाटा बदलती रहती है और उसका इंफॉर्मेशन जो है वो उसके द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। इम्फेरिस डाटा क्या होता है, आर अपडेटेड टू दी सैटेलाइट्स इन एवरी 2 आवर्स ऑफ जीपीएस। यानी कि अब ये सैटेलाइट घूमे या ना घूमे, यानी कि अब किसी भी पोजीशन में रहेगी वो अपने
क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को हमेशा अपडेट करती रहेगी हर 2 घंटे में, और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है जीपीएस के लिए। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को बोलते हैं जीपीएस, और उसके लिए प्रिसाइज डेटा देती है और हर 2 घंटे में उसको अपडेट करती रहती है, उसको बोलते हैं इम्पेरिस डेटा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ, यानी कि कोई भी पॉइंट का पोजीशन हमको दिखाने के लिए अर्थ पे हमको कितनी मिनिमम सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। हमको कम से कम 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है कि हम किसी भी पॉइंट को, उसके जगह को, कि ये पॉइंट किस जगह पे स्थित है, उसको हम अर्थ पे दिखा सकें। इसके लिए हमको कम से कम 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोटोग्रामेट्री। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 2020-21 के पेपर में भी आया था, तो इसको बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं हम। उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा हमने उसको डिस्कस किया था, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा। जो 2020-21 का पेपर है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग और फोटोग्रामेट्री, अब चाहे फोटोग्रामेट्री बोलिए या फिर फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग बोलिए, दोनों बात एक ही है। इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स बाय यूज ऑफ photographs for various purposes such as construction of planimetric and topographic maps, classification of soils, interpretation of geology, acquisition of military intelligence and preparation of composite pictures of the ground। इन फोटोग्रामेट्री हमारा वो साइंस होता है जो फोटोग्राफ से एक्यूरेट मेजरमेंट निकालता है। यानी हम कोई भी फोटो खींचते हैं, मतलब एरियल फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्रामेट्री द्वारा, और उससे जो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका पोजीशनिंग वगैरह, उन सारे चीज़ों को जो इकट्ठा करने की और उनको मेजरमेंट करने की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। इनके डिफरेंट पर्पजेस होते हैं, या फिर मैप बनाने के लिए हो सकता है, या फिर सॉइल्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है, या फिर जैसे जियोलॉजी है, भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए हो सकती है, या फिर कोई भी मिलिट्री वर्क के लिए हो सकती है। कुछ भी काम के लिए जितने भी ग्राउंड पे वर्क होते हैं, उन किसी भी काम के लिए उसका यूज़ हो सकता है सर्वेइंग के पर्पज़ से, उसको बोलते हैं फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्वेइंग का, तो हम इसको आगे भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड नदर पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट और नदर पॉइंट को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं प्रिंसिपल पॉइंट का। इट इज अ पॉइंट ऑन द फोटो वेयर अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट ऑफ द कैमरा लेंस स्ट्राइक्स द फोटोग्राफिक प्लेन। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो परपेंडिकुलर है कैमरे के लेंस से, वो हमारे फोटोग्राफिक प्लेन पे पड़ता है, और उसको बोलते हैं, और जो फोटो पर वो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं फोटो प्रिंसिपल पॉइंट। इसको हम देखते हैं एक स्लाइड के थ्रू, एक फोटो के थ्रू। ये है, अब यहाँ से जो इसका जो भी है, यहाँ जो कैमरा यहाँ पर सेटअप है, अब इस कैमरे से जो भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस जिस एंगल पे भी हो, लेकिन यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमारा होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल पॉइंट। और जो डिफिनेशन है नदर पॉइंट का, द पॉइंट वेयर द प्लम्ब लाइन, यानी कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑप्टिकल सेंटर से जो पड़ेगी फोटोग्राफ पर, उसको बोलेंगे नदर पॉइंट। और जो ग्राउंड पर नदर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ग्राउंड नदर पॉइंट, उसको कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, और जो फोटो पर पॉइंट बनेगा उसको हम स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। इसको भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन होगी एकदम सीधी, अब ये हमारा एरोप्लेन या फिर कैमरा किसी भी एंगल से हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको डायरेक्ट जो नीचे वहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन, यानी कि जो ये लाइन आ रही है, उसको बोलेंगे हम नदर पॉइंट। और जो इससे जो है, इस कैमरे से जो परपेंडिकुलर बनाती हुई लाइन जाएगी, ये वाली लाइन, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल पॉइंट। और इन दोनों के बीच का जो ऐसे जो पार्ट, मतलब जो डिवाइड करेगा इन दोनों को हाफ पे, उसको बोलेंगे हम आइसोसेंटर। तो ये तो वो हो गया, ये मान लीजिए ये ग्राउंड पे हो गया, ये ग्राउंड पे हो गया। अगर हम बात करेंगे फिर फोटोग्राफ पे, तो ये जो है
प्रिंसिपल पॉइंट हमेशा फोटोग्राफ के मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इट इज द प्रिंसिपल पॉइंट में इट इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसी को हम प्रिंसिपल पॉइंट मानते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट मानते हैं कि मतलब जहां से ये हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन आके पॉइंट ग्राउंड पे गिर रहा है, इसी पॉइंट्स पे हम समझ लेते हैं कि ऐसे ही हम कुछ ऐसे एक्सिस बनाएंगे और उसी क्या बोलते हैं दोनों एक्सिस को, मतलब जो यहाँ जो ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पॉइंट है मिड पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट, उसी को हम प्रिंसिपल पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम वहां से नेदर पॉइंट और आइसोसेंटर्स वगैरह को जो डिनोट करना रहेगा। अभी ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मतलब ये बात हो गई, लेकिन फिर भी इतना जानने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फोटो पे बनाया जाता है, यानी जो फोटोग्राफ को हम जब बनाएंगे तो उसमें जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट को कंसिडर करते हैं और नेदर पॉइंट को उसके बाद जहां उसके हिसाब से जहां नेदर पॉइंट आएगा उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट में आप डिनोट करेंगे। तो बस बेसिकली बात यही है कि जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है वो कैमरे की लेंस से परपेंडिकुलर होता है सीधा, और जो नेदर पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, उसी क्या बोलते हैं कैमरे की एक्सिस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो प्लम यानी जो सीधा गिरेगा वो है नेदर पॉइंट। अगर ये हमारा एरोप्लेन किसी भी एंगल पे ना हो और एरोप्लेन सीधा हो बिल्कुल, यानी कि थोड़ा भी टिल्ट ना हो, तो हमारा नेदर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट दोनों एक ही हो जाता है। और अगर टिल्ट है तो नेदर पॉइंट अलग होगा, प्रिंसिपल पॉइंट अलग होगा। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनता है, ये एंगल, ये जो दोनों एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ टिल्ट, यानी इस एंगल पे है ये हमारा टिल्ट है उसका कैमरा या फिर उसका एरोप्लेन, ऐसे बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज क्लासिफिकेशन, यानी इमेज की जो क्लासिफिकेशन है उससे आप क्या समझते हैं। तो इमेज क्लासिफिकेशन इज सॉर्टिंग पिक्सल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस बेस्ड ऑन देयर डिजिटल नंबर वैल्यूज इन स्पेक्ट्रल बैंड। अब स्पेक्ट्रल बैंड में जितने भी हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किसके रेंज में कौन सा आ रहा है, मतलब, और उसको फिर बेसिकली इसको क्या बोलते हैं मैप पे डिनोट करने के लिए कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। जैसे आप इस पहले वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर किस तरह डिनोट किया गया है। अगर हम इसको क्या बोलते हैं मैप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको कलरफुल मैप बनाएंगे, कलरफुल, तो इसमें हम बेसिकली 3 कलर का यूज करते हैं। रेड पहला हो गया, दूसरा हमारा होगा ग्रीन और तीसरा होगा हमारा ब्लू। और अगर इसको हम ग्रे स्केल की बात करते हैं, अगर इसको ग्रे स्केल टाइप को बनाते हैं तो इसमें हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं B/W, ब्लैक एंड वाइट। तो ये हो गया बेसिकली हमारा इसको कैसे, और इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो ऐसे ही होता है कि मतलब इस वाले जो मैप को, अब इस वाले मैप को अब इसको हमको दर्शाना है इस फॉर्म में पिक्सल लेवल क्लासिफिकेशन में। इनके पिक्सल्स को अलग अलग उनके सेंसिटिविटी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरह दिखाएं, इस बिल्डिंग्स को किस तरह दिखाएं, जो पानी वाले इलाके हैं उनको किस तरह दिखाएं, या फिर जो ग्रीन एरियाज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको किस तरह दिखाना है हमको, उसको हम इसमें देखते हैं। और ये बेसिकली हमारा रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट होता है। ये सेंस करता है कि तरह तरह के एरियाज को कैसे डिनोट करना है, उसी हिसाब से हम इसकी मैपिंग करते हैं। बेसिकली ये जो है रिमोट सेंसिंग का ही ये एक टॉपिक है, इमेज क्लासिफिकेशन। और अगर आगे ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन आता है तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। ये भी जो है हमारा रिमोट सेंसिंग का ही क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स के बारे में। तो हम देख लेते हैं एक्टिव सेंसर क्या बोल रहा है। सेंसर्स विच प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी जो सेंसर्स जो हैं हमारे खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव सेंसर्स। या और जो खुद की प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन वो नेचुरल रेडिएशन से क्या बोलते हैं उसको सेंस करते हैं, जो नेचुरल रेडिएशन को सिर्फ सेंस करते हैं और उनसे अपना जो रिजल्ट बताते हैं उनको बोलते हैं पैसिव सेंसर्स। यानी कि एक्टिव में जो है खुद प्रोड्यूस करेंगे और ये खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं आप। और जैसे एग्जांपल क्या हो गया एक्टिव सेंसर्स का, कि ये फ्लैश फोटोग्राफी हो गया, रडार हो गया, ये सब होते हैं हमारे एक्टिव सेंसर्स। और एक्टिव सेंसर्स का यूज करके जो सिस्टम बनाया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। और जो पैसिव सेंसर्स का यूज करके बनाया जाता है सिस्टम उसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। और क्या बोलते हैं, अब इसका जो एग्जांपल है अवेलेबल लाइट फोटोग्राफी सेंसिंग ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट, यानी कि जो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम जो भी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो पैसिव सेंसर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ थे 10 क्वेश्चंस, हमने इनको काफी ज्यादा डिटेल में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली अगर ये 2 ही मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम इनसे बड़े सवाल भी आ जाते हैं तो अगर हमने इनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है तो उन आगे वाले क्वेश्चंस को भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो के PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।